प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर डाइस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह कंपटीशन के क्षेत्रों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर मानी जाती है। बैंकिंग के एग्ज़ाम छोड़ दिया जाए, बाकी हर क्षेत्र की जो एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें इस चैप्टर से आपको हर हाल से सवाल रहेंगे और यह सवाल आपके लिए बहुत बड़ी योगदान देगा। तो इस चैप्टर में जो सवालें पूछी जाती है, किस स्तर का सवाल पूछा जाता है, उसका स्तर क्या है, इसकी कन्फर्म कंसेप्ट देने के लिए आज मैं आपको रूबरू कर रहा हूँ। आप मेरी क्लास को पूरी तरह से अच्छे स्वभाव से, अच्छे मनों से हर बिंदु पर गौर करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत मज़ा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलें, ये डाइस होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी पूरी कंसेप्ट को कवर करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यह परिचय देना चाहूँगा कि डाइस हकीकत एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग दूसरा क्यूब के नाम से जानते हैं। हमने कभी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा क्यूब चैप्टर, और यही क्यूब का एक भाग है। क्या आप मैथ में इस स्ट्रक्चर को फॉलो किए होंगे? यह स्ट्रक्चर ही हकीकत में क्यूब है, और क्यूब का ही दूसरा नाम क्या है? डैश है। अब मेरा कहना यह है कि एक क्यूब एक डैश का रूप क्यों लिया, और इसमें आखिर खासियत क्या है, जो कि एक रीजनिंग का टॉपिक आ गया। तो सबसे बड़ा खासियत मैं आज आपको जानकारी देता हूँ। ये जो आप क्यूब देख रहे हैं, जिसको देखने से ऐसा पता चलता है कि इस क्यूब में जितनी भी सरफेस है, उस सरफेस पूर्णतः हम देख नहीं पाते हैं। हम अपनी खुली आंखों से मात्र इस डाइस में 3 सरफेस को ही देख सकते हैं। ऐसा हम जानते हैं कि एक क्यूब अर्थात डाइस में टोटल सरफेस की संख्या 6 होती है। टोटल सरफेस जो होता है उसकी संख्या क्या होती है? 6। लेकिन यदि मैं एक डाइस को देखूं तो वन टाइम सिर्फ आप 3 सरफेस ही देख सकते हैं। 3 सरफेस जो आपकी है वो सदा हिडन होता है, और यह हिडन का जो पॉइंट होती है, हिडन का जो सरफेस होती है, उसी सरफेस में कोई भी चीज़, या तो कोई नंबर हो, या कोई अल्फ़ाबेटिकल पार्ट हो, या कोई सिंबल हो, वो हिडन पार्ट पर जो लिखा हुआ रहता है उसी चीज़ को मुझे जानकारी लेनी है। अर्थात जस्ट लाइक समझ लाएंगे कि डाइस एक मैजिकल पॉइंट है। छिपी हुई चीज़ को आपको बताने का गुण सिखाया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे किसी डाइस के हिडन पार्टों में कुछ भी लिखा हुआ क्यों ना हो, उसको बिना देखे हम लोग कैसे बता सकते हैं। यही पूर्णतः इस चैप्टर की कहानी है। तो हम लोग हिडन पार्टों को, जो भी लिखा हुआ, उसको यदि मुझे समझने की ज़रूरत है तो उसके लिए इसमें कुछ कुछ पार्ट है, किसका वर्ड है, जो बार बार हम लैंग्वेज में यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसकी सारी कंसेप्ट को आप लेने का प्रयास करेंगे। इस डाइस में सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है, इसको हम लोग टॉप सरफेस कहेंगे, और जस्ट ये जो सरफेस आपका है, इसको फ्रंट सरफेस बोला जाता है। ये फ्रंट सरफेस हो गया, और ये पोर्शन जो आपका हुआ वह राइट सरफेस है। ऐसा लगता है कि एक डाइस को जब भी हम देखेंगे तो 3 शब्द मेरे दिमागों में रहेगी। सबसे जो ऊपर वाली पोर्शन होगा उसको टॉप सरफेस कहेंगे, बाएं तरफ वाले जो पोर्शन रहेगा उसको फ्रंट सरफेस बोलेंगे, और जो दाएं तरफ रहेगा वो दायां सरफेस कहलाएगा। तो
हम लोग इस डाइस में जो 3 सरफेस जनाया, तीनों का तो पार्ट बाई पार्ट मैंने नाम दे दिया। तो क्या ऐसा लग सकता है कि टॉप सरफेस का भी एक अपोजिट सरफेस होगा? क्यों? क्योंकि सरफेस की टोटल संख्या कितना होता है? 6, और मैंने 6 में से 3 सरफेस का तो डिनोटेड कर दिया। रिमेनिंग हमारे पास 3 सरफेस जो हिडन सरफेस है, क्या इस सारी सरफेस का अपोजिट होगा? तो जो टॉप सरफेस है उसका जो अपोजिट होता है वह सरफेस बॉटम सरफेस के नाम से जाना जाता है, और राइट का जो हमारे पास अपोजिट होता है वह लेफ्ट कहलाता है, लेफ्ट सरफेस। और जो फ्रंट होता है उसका जो हमारे हिडन पार्ट होता है उसको बैक सरफेस बोला जाता है। अर्थात इस स्ट्रक्चर से पता चला कि टोटल सरफेस 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक जिसे हम देख सकते हैं और एक जिसे हम देख नहीं सकते हैं। अर्थात जो दिखाई देने वाले हैं वो है टॉप, जस्ट इसका हिडन पार्ट जो इसका अपोजिट होता है वह पार्ट बॉटम कहला गया। यदि मैं राइट ले लूं तो इसका जो अपोजिट होगा आपके पास लेफ्ट होगा, और फ्रंट वाले जो हमारी पोर्शन है, फ्रंट सरफेस, इसका जो अपोजिट होगा वह बैक सरफेस होगा। ये आप जो वर्ड देख रहे हैं पूरी डाइस में हमारी लैंग्वेज में यूज होगा, और जब लैंग्वेज में एक शब्द होगा यूज तो उसका आप पूरी अर्थ लेने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग इस डाइस में टॉप का अपोजिट बॉटम, राइट का अपोजिट लेफ्ट और फ्रंट का अपोजिट क्या है? बैक। अब यहाँ से पता चला ये जो 3 हमारे पास सरफेस है जो कंप्लीटली हम लोग दिखाई देंगे, हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट जितना भी आपके पार्ट है वो हिडन पोर्शन होता है। सपोजिंग करें कि इस डाइस को हम लें और इस टॉप, फ्रंट एंड राइट पोजीशन पर कोई डिजिट लिख दिया जाए। चूँकि सरफेस हमारी 6 है और इस डाइस में जब डिजिट का उपयोग करेंगे तो हमारे पास यूज होने वाले डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही मात्र हमारे पास 6 डिजिट है जो कंप्लीटली रूप से डाइस में यूज किया जाता है। यदि दिखाई देने वाली सरफेस पर मैं यूज करूं तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 नंबर को मैंने उपयोग किया। क्या ये कन्फर्म है जो रिमेनिंग जो हमारे पास 3 डिजिट है वो स्वाभाविक है कि इसकी बैक में जाएंगे? तो मैंने टॉप पर जो दिया वो 1 दिया, राइट की पोजीशन पर 3 दिया और फ्रंट के स्थान पर मैंने 2 दिया। क्या आप बता सकते हैं कि टॉप की अपोजिट जो बॉटम है, राइट का जो अपोजिट लेफ्ट है, फ्रंट का जो अपोजिट बैक है, यह 3 सरफेस इस 3 नंबर के लिए एलिजिबल है? यह 3 नंबर के लिए जब एलिजिबल है तो यह मुझे समझना है कि ये तीनों डिजिट इस हिडन जो सरफेस 3 है कौन सी सरफेस पर इसे रखा जाए, यही मेरी मैजिकल पार्ट है। तो हम लोग जो हिडन है वही एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़ा हो गया। अब इसके जवाब पाने के लिए ही हमारी कंप्लीटली डाइस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। अब मुझे अंदाज है आपका मेन मोटो समझ गए होंगे कि रीजनिंग के टॉपिक में डाइस को क्यों डाला गया है। बार बार किसी भी प्रकार की सवाल रहेगी, बॉटम, लेफ्ट एंड बैक, ये 3 बिंदु ही रहेंगे और इसी से आपकी प्रश्न को क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तब अब हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में डाइस का इस 3 जवाब देने के लिए हम कितने ग्रुप में कंप्लीटली रूप में डाइस को बांट सकते हैं। तो इसकी पूर्णतः जानकारी करने के लिए डाइस को 4 ग्रुपों में, 4 केसों में रखा गया है। 4 केस को बारी बारी से हम लोग यदि अध्ययन करेंगे तो इस कंप्लीट कंसेप्ट मेरे को मिल सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस डाइस की 4 कंप्लीट पोर्शन अर्थात 4 केस कौन कौन सी है, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। इस डाइस की पोर्शन में सबसे पहले
हमारी जो केस बनती है वह सिंगल डाइस का केस बनता है। केस नंबर फर्स्ट, जब हमारी प्रश्न में एकमात्र सिंगल डाइस हो। अब बताएंगे केस फर्स्ट में, अर्थात जब हमारी प्रश्न पूछी जाएंगे उसमें मात्र सिंगल एक डाइस रहेंगे और उस पर आपके पास नंबरिंग दिया हुआ रहेगा। क्या अंदाज है एक सिंगल डाइस को देखकर फ्रंट में हमारे पास जो लिखा हुआ है टॉप, फ्रंट एंड राइट, तो क्या इसके हिडन की पोर्शन पर जो लिखा हुआ हमारी डिजिट होगी उसी से संबंधित आपकी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक का अपोजिट क्या हो सकता है, 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, ABCD बहुत सारे सवाल आपके पास रहेंगे जिस पर पूरी क्लास रहेगी कि एक सिंगल डाइस से मैक्सिमम कितना सवाल बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अगली केस में चलेंगे। केस नंबर सेकेंड, वैसे प्रश्नों की पार्ट जिसमें मात्र 2 डाइस दिया हुआ हो, अर्थात वैसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ 2 डाइस हो। अब ये 2 डाइस जो हमारे पास दिया हुआ रहेगा, क्या दोनों डाइस की सरफेस पर कोई न कोई डिजिट दिया हुआ होगा। मान ली पहला डाइस 1 2 3 है और अगले डाइस पर लिखा हुआ जो हमारे पास नंबर है 3 4 5। अब थोड़ी सी बात यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ सेकेंड केस में जो 2 डाइस दिखाया गया है इसी डाइस का एक दूसरा रूप है, कोई बाहर से डाइस नहीं लाया गया है। इसी डाइस को अलग अलग एंगल से देखने के बाद अलग अलग नंबर दिखाई पड़ती है, अर्थात अभी 3 4 5 है, दूसरे एंगल से करेंगे तो कुछ और डिजिट दिखाई पड़ेगा। अर्थात इसकी अलग अलग एंगल से देख लेना अलग अलग डाइस का निर्माण के मान होती है। यानी मेरा कहना है कि यदि प्रश्न में सिर्फ 2 डाइस हो और उससे आपका हिडन की पार्ट यदि पूछा जाए सवाल, तो आप किस तरकीब से बना सकते हैं, इस पर भी हम लोग को कंप्लीटली डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगला हमारे पास केस थर्ड है, वैसे प्रश्न जिसमें डाइसों की संख्या मोर देन 2 हो, यानी एक सवाल दिया जाए उसमें डाइस की संख्या 3 4 5 और आगे हो सकता है। वैसे प्रश्न में हम कैसे बता सकते हैं कि हिडन जो सरफेस है उस पर कौन से डिजिट लिखा हुआ है, उसके लिए भी आपके पास खास कंसेप्ट है। यदि मोर देन 2 या 3 डाइस रहे, वैसी हालत में उसकी हिडन पोर्शन पर जो लिखा हुआ डिजिट होगा उसका निकालने की अपनी खास कंसेप्ट है। तो हम लोग लिखेंगे मोर देन 2, यानी मोर देन 2। और लास्ट हमारे पास केस फोर्थ रहेंगे ओपन डाइस। अब सवाल यह है, मैक्सिमम आपकी डाइस की चैप्टर में जितनी भी सवाल बनाया जाएगा सिर्फ यही 4 केसेज हैं। 4 केसेज से ही डाइस की पूरी सवाल दी जाती है। क्या एक बात तो आपको कंफर्म हो गया होगा, कंसंट्रेशन हो चुकी होगी कि डाइस की चैप्टर मुझे पढ़ना है तो कौन से बिंदु को डिस्कस करना है। पहला, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि आपकी प्रश्न में सिंगल डाइस हो उससे मैक्सिमम सवाल क्या हो सकते हैं। सेकंड, वैसे सवाल जिसमें 2 डाइस हो उस पर हम सवाल देंगे, उसका हिडन पोर्शन को कैसे खोज सकते हैं। तीसरा, मोर देन 2 3, यानी 2 या 3 से ज़्यादा यदि हमारे पास डाइस हो वैसे सवालों को हम कैसे डील कर सकते हैं। और लास्ट, यदि डाइस मेरा ओपन हो, अर्थात जो 6 सरफेस होते हैं वो सारी क्लोज नहीं होकर ओपन हो जाएंगे और उस पर आपका हिडन पोर्शन के जो प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि 4 बिंदु पर यदि पूर्णतः हम लोग विचार कर लें तो डाइस पूरी समझ में आ सकती है। तो चलते हैं इस चारों केसों में से सबसे पहला केस मेरी शुरुआत होती है और वो केस फर्स्ट है जो 4 सिंगल डाइस है। आते हैं सिंगल डाइस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखेंगे प्यारे बच्चों, एक सिंगल डाइस यदि हमारी प्रश्न में
एक सिंगल डाइस हो और उसकी हिडन पोर्शन को देखना हो तो उसकी सहूलियत के लिए डाइस को दो भागों में बांटा गया है। जितनी भी हमारी आज की डेट में डाइस पर सवाल होगी वो सिर्फ दो प्रकार का होता है, यानी डाइस आपके पास दो पार्ट में बटा होता है। एक स्टैंडर्ड बोला जाता है, स्टैंडर्ड डाइस, और सेकंड आपका जनरल डाइस, जनरल डाइस होता है। अब एक सवाल उत्पन्न होती है कि एक डाइस को मैं स्टैंडर्ड कहूँ और एक को मैं जनरल कहूँ, इसकी क्या खास अंतर है। मैं खास अंतर के लिए आपकी व्यावहारिकता एक उदाहरण देता हूँ। हम लोगों ने लूडो खेलने का प्रयास किया होगा। लूडो की जो गोटियाँ होती है उसको थोड़ा सा समझ कर देखेंगे। लूडो की जो सरफेस होगी, कोई भी सरफेस, टॉप का हो, बॉटम का हो, राइट का हो, लेफ्ट का हो, फ्रंट का हो, बैक का हो, कोई भी एक सरफेस को देखेंगे उस पर कोई खास बिंदु रहता होगा। मान ले सपोजिंग करें हमारे पास एक डाइस का ही पार्ट है और इस पर हम नंबर का पार्ट 1 लिखा है, समझ लो 1 ही लिखा हुआ हो, तो क्या ये जो 1 है इसकी जस्ट, अरे फ्रंट है, फ्रंट की जस्ट जो अपोजिट होगा वो मेरी बॉटम होगा। यदि मैं फ्रंट की बात बताऊं तो फ्रंट का जस्ट लाइक बैक होगा, और ये मेरे राइट हो जिसका हमारी अपोजिट जो होगी वो लेफ्ट होगी। तो जो भी सरफेस लेंगे उसका जस्ट अपोजिट पर देखेंगे। जैसे एक का देखें, इसकी अपोजिट को देखेंगे तो उस पर आपके पास कंप्लीटली 6 लिखा हुआ होगा। तो ऐसा लगा कि जिस सरफेस की अपोजिट को देखेंगे और उस दोनों पर लिखा हुआ जो डिजिट होगा उसको यदि जोड़ने के बाद 7 पुर जाए, वैसे डाइस जिसकी अपोजिट पोर्शन पर आने वाली डिजिट को जोड़ने के बाद 7 पुर जाए, एक शर्त हो गया। यदि मैं 2 देखा तो 2 की अपोजिट को देखेंगे तो उस पर 5 लिखा हुआ होगा। कंप्लीटली है कि 2 और 5 को जोड़ने से 7 होगा। यदि मैं 3 दूँ तो 3 का जो अपोजिट पोर्शन है वहाँ देखने से आपको ऐसा लगे कि वहाँ 4 लिखा हुआ है। यदि दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा 7, यानी ये एक शर्त हो गया, एक कंडीशन हो गया। वैसे डाइस जिसकी अपोजिट सरफेस को जोड़ने के बाद 7 प्राप्त हो वह आपके पास स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या इसको ध्यान दे सकते हैं बात को? अर्थात हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में हमारे पास यदि एक सरफेस पर 1 लिखा हो तो अदर सरफेस पर 6 लिखा होगा, और यह एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या हम बता सकते हैं कि एक साइड में 2 हो तो दूसरा साइड में कंप्लीटली 5 लिखा हुआ होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद मुझे 7 होने की ज़रूरत है। तो यदि आपके पास आगे यदि 3 लिखा हुआ हो तो कंप्लीटली है कि आगे हमारे पास 6 होंगे। तो लगता है कि यह एक दूसरे का अपोजिट है, और अपोजिट पोर्शन एक दूसरे को जोड़ने के बाद हमारे सारे के सारे 7 के बराबर हो गया। और यदि 7 के बराबर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो मुझे विश्वास हो गया होगा कि एक डाइस स्टैंडर्ड होती है, उसकी एक खास पहचान होती है। किसी भी डाइस की अपोजिट का मान जोड़ने के बाद यदि 7 हो जाता हो तो हम समझ सकते हैं कि वो डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है। तो चलिए स्टैंडर्ड डाइस पर आपने भरोसा कर लिया। सेकेंड हमारे पास एक जनरल डाइस है। किसी भी डाइस को हम जनरल कैसे समझ सकते हैं? तो जनरल समझने के लिए एक डाइस होगा, उसकी सरफेसों पर कोई संख्याएं लिखी होती होगी और उस संख्याओं के साथ भी एक खास कंडीशन होगा। जैसे सपोजिंग करें कि एक जनरल डाइस हमारे पास यहाँ बनाया जाता है और इस जनरल डाइस की सरफेस को आप देखेंगे, मैंने यहाँ 2 लिखा, 5 लिखा और 4 लिखा। आप बताएं, यह भी एक डाइस है जिसकी सरफेस पर कुछ डिजिट दिया हुआ है। यहाँ भी एक डाइस है जिसकी सरफेस पर कुछ न कुछ डिजिट दिया हुआ हो। क्या अब इस दोनों में हम फासला देखेंगे, क्या दोनों में अंतर है या नहीं? इसकी शर्त क्या है? यदि हम लोग दिखाई देने वाली सरफेस को, जो 3 सरफेस मुझे दिखाई देता है, वह सरफेस एक दूसरे का एडजेसेंट होता है, यानी इस सरफेस का ये सरफेस एक दूसरे का एडजेसेंट होता है।
तो ए सरफेस भी एक दूसरे का एडजेसेंट होगा और ए सरफेस भी एक दूसरे का एडजेसेंट होगा। तो यहाँ मेरी एक शर्त है, यदि दो एडजेसेंट को जोड़ने पर यानी दो एडजेसेंट पर आने वाली डिजिट को जोड़ने से यदि 7 प्राप्त हो जाता हो। इधर मैंने बोला था दो अपोजिट सरफेस को जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारी लैंग्वेज बदल रही है, दो एडजेसेंट की पार्टों को जोड़ने के बाद यदि 7 हो जाए तो जिस वक्त वो 7 हो जाएगा वैसे डाइस को हम जनरल डाइस के नाम से जानेंगे। क्या आप बता सकते हैं ये दोनों पोर्शन को जोड़ने के बाद 7 आता है? तो यदि जिस वक्त ऐसा आ गया तो हम कहेंगे कि ये जनरल डाइस है। तो लगता है कि आप जनरल डाइस बहुत अच्छे ढंग से पकड़ लिए होंगे, लेकिन अब थोड़ी सी एक सवाल यह होती होगी प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में कुछ बातें आती होगी कि सर आपने डाइस को 2 पार्ट में तो बांट दिया, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल, और दोनों को आपने समझा दिया अच्छी तरह से कि एक डाइस के अपोजिट हमारे पास जो होती है वो 7 होता है, लेकिन एडजेसेंट जोड़ने के बाद भी 7 होता है। एडजेसेंट जोड़ने से जो 7 होता है वो जनरल हो जाता है और अपोजिट जोड़ने से जो होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। तो आप यह देखेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ डाइस को, एक फास्टली लिखी हुई डाइस को देखने के बाद हमको यह सर्वे करना होगा कि हम लोग कैसे समझ लें कि ये डाइस स्टैंडर्ड है और ये डाइस क्या है? जनरल है। मैंने दोनों शर्त दे दिया है, तो दोनों शर्तों में से मैं 4-5 फिगर में देता हूँ जिससे कम से कम आप कन्फर्म हो जाए कि एक देखते के साथ हम डाइस को कैसे एहसास कर सकते हैं कि यह स्टैंडर्ड है और यह जनरल है। तो चलिए इस पर हमारी 3-4 फिगर लें ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। डाइस देखते के साथ आप फीलिंग कर लें कि सर जो आपने लिखा ये तो स्टैंडर्ड है और ये लिखा जो आप है जनरल है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 4-5 फिगर की उपयोग करते हैं जाकि इस पॉइंटों पर आप पूरी विश्वस्त हो जाएं। किसी भी प्रकार का डाइस लिखा हो हल्की से नज़र जाने के बाद कंफर्म हो जाए। तो देखिए इसके लिए शर्त हमारे पास क्या है। मैंने 5 फिगर दिया है और पांचों फिगर को मुझे अंदाज है हम इस पर नंबरिंग देते जाएंगे और ये अब कन्फर्म में उत्तर बताते जाएंगे। जैसे देखिए 1 2 3 3 4 5 4 3 1 2 3 6 6 1 3। क्या मैंने 5 फिगर दिया है? मेरी शर्त है उस शर्त को फॉलो करें पहले। क्या एक डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है? तो हम कहेंगे कि आप जनरल को पहले पकड़ लें। जनरल यदि कंफर्म हो जाता है तो ठीक है, यदि कंफर्म नहीं होता तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्ड हो जाएंगे। देखिए मेरी प्रोसेस को, क्या आप इस तीनों सरफेस को देख रहे हैं? आप तीनों पर जो लिखा हुआ डिजिट को है उसे भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। मेरी शर्त को थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने कहा था कि जनरल डाइस वही हो सकता है जिसकी किसी भी 2 एडजेसेंट को जोड़ने के बाद 7 पुर जाए। तो क्या आप देखेंगे यह 3 और 2 भी तो एडजेसेंट है। क्या आप इसे जोड़कर देखें 5 आती है। चलिए छोड़िए, 2 और 1 जोड़ने के बाद क्या है? 3, 7 नहीं हुआ, और 3 और 1 जोड़ने के बाद भी आपके पास 4 हुआ, 7 नहीं हुआ। अर्थात वैसी डाइस जिसकी एडजेसेंट जोड़ने से 7 हो जाए तभी वो जनरल हो सकता है, और यदि जोड़ने के बाद 7 नहीं होता तो 100% वो क्या होगी? स्टैंडर्ड होगी। तो चलिए हम बेहिचक बोल सकते हैं कि यह मेरा स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए यहाँ देखें 4 और 3 7, सबसे पहले एडजेसेंट जोड़ने के बाद 7 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है? जनरल डाइस है। आगे देखिए 4 और 3 7, देखने के साथ ही पता चल गया वो क्या है? जनरल डाइस है। यहाँ आप देख करके जोड़ें, कोई भी एडजेसेंट को जोड़ें 7 नहीं पुर रहा है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें देखने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि सर यह एक जनरल डाइस है। तो चलिए जनरल डाइस है, तो यदि कोई डाइस एक जनरल हो जाए तो हम उसे स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हैं, और यदि वो स्टैंडर्ड हो जाए तो उसको हम जनरल भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई भी डाइस यदि आपके पास आ जाए तो कम्प्लीटली हम लोग कह सकते हैं कि वो डाइस क्या है? स्टैंडर्ड है या जनरल है। अच्छा एक बात और दें, यहाँ मैंने एक स्टैंडर्ड और जनरल का जिक्र किया है। क्या आपने देखा कि एक डाइस की सरफेस पर
जब डिजिट लिखा हुआ होता है तो डिजिट को जोड़कर 7 पूरने के बाद ही हम लोग से स्टैंडर्ड और जनरल का रूप को क्लासिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी भी हमारे पास समस्याएं आएंगे डाइस में जिस पर डिजिट ही न लिखा हुआ हो। वैसे भी हमारे डाइस आएंगे जिसकी सरफेस पर डिजिट नहीं लिखा हुआ हो, तब वहाँ पर हम लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो प्यारे बच्चों, हम वहाँ आपके पास कन्फ्यूजन से बचाव करने के लिए एक तरीका दे रहा हूँ। सपोजिंग करें एक डाइस इसी में से हम डाल देते हैं। यदि कोई डाइस ऐसा हो ABC, हो सकता है इस पर डॉलर लिखा हुआ हो सकता है इस पर तीर का निशान लिखा हुआ हो सकता है इसके पास H लिखा हुआ हो। अब आप बता सकते हैं, अभी हमने आपके पास स्टैंडर्ड और जनरल की जिक्र किया था। जनरल तब कर सकते हैं जब जोड़ने के बाद आपका 7 हो। आप बताएंगे कि 2 डाइस ऐसे हैं जिस पर कोई डिजिट नहीं है। अरे जब डिजिट ही नहीं हो सकती है तो अपोजिट भी जोड़ने के बाद 7 नहीं हो सकती है। और हमने स्टैंडर्ड के लिए एक शर्त बोला था कि अपोजिट जोड़ने के बाद यदि 7 होता है तभी वो स्टैंडर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि किसी डाइस पर डिजिट लिखा हुआ ना हो, डिजिट के सिवाय कुछ भी लिखा हुआ हो, वो होल डाइस जनरल डाइस होगी। इसको आप दिमाग में बंधा लेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं यह एक जनरल डाइस है, यह एक जनरल डाइस है। अब मुझे विश्वास है कि आपने डाइस की क्लासिफिकेशन देखते के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। यदि आपकी अच्छी ढंग से समझ में आती होगी तो आपको भी पूर्णतः विश्वास हो गया होगा कि एक स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में क्या फासला है। अब यहाँ जिक्र इस बातों की होती है, ये तो मेरी एक पहचान था, डाइस का मैंने एक पहचान बताया, लेकिन क्या आपको मैंने बताया था कि डाइस की चैप्टर में कम्प्लीटली समस्याएं जो हमारे पास आती है वो हिडन पोर्शन की होती है। तो मैंने केस फर्स्ट बताया था, क्योंकि केस फर्स्ट में डाइस को स्पेशल ढंग से डीलिंग करने के लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरत था। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारी सवालें पूछी जाती है और उस सवाल के आधार पर स्टैंडर्ड और जनरल जानने से कितने हमको सवाल आसानी से डील होता है, उस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जो हमारी एग्ज़ाम में पूछी जाती है सिंगल डाइस का सवाल, मैं उसके पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोजिंग करें कि यह आपके पास एक डाइस है और इस डाइस में आपके पास 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, सिंगल डाइस है। और ये आपसे कोई सवाल कर दे कि व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू बॉटम। एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू बॉटम। सेकेंड क्वेश्चन होगा अपोजिट टू राइट। एक क्वेश्चन आपके पास मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ अपोजिट टू फ्रंट। मैंने मोटा मोटी आपके पास एक 3 सवाल दिया है और ये तीनों सवाल का जवाब आपके पास कैसे मिलता है ये देखना है। देखिए जरा से एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आपके पास बॉटम का अपोजिट पूछा जा रहा है। मैंने बताया था ये तीनों शब्द का जिक्र किया है और ये तीनों शब्द हम बार बार अब यूज करेंगे। 1-2 बार आपकी हो सकती है प्रॉब्लम महसूस हो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपके पास अपोजिट किसका पूछा जा रहा है, बॉटम का। अच्छा, ये आपको तो बताया गया था बॉटम होता क्या है। तो बॉटम हमारे पास जो होती है वह टॉप का अपोजिट होता है। तो आप बता सकते हैं कि टॉप पर कौन है, 2 है। तो क्या इसका बॉटम पोर्शन हमारा हिडन पोर्शन है, और यही हिडन पोर्शन आपके पास क्या है, सवाल पूछा गया है। तो हमने कहा कि डाइस आपका सिंगल है या डबल है, सिंगल है। और सिंगल डाइस को हमने पूरी जवाब देने के लिए डाइस को 2 पार्टों में बांटा था, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले डाइस की पहचान करें। सिंगल प्रश्नों में कभी भी डाइस से सवाल रहे तो डाइस की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। क्या इसको हम लोग देखने के बाद ऐसा बता सकते हैं कि यह डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है।
और यदि स्टैंडर्डाइज है तो इसकी जवाब देने के लिए आपको एक पैसे भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड तक आपका जवाब आपके पास होगा। क्या यदि ए डाइस स्टैंडर्ड है तो टॉप में 2 लिखा हुआ है तो अपोजिट में 100% है 5 होगा। क्यों? स्टैंडर्ड तभी हो सकता है जब अपोजिट की डिजिट जोड़ने के बाद 7 हो सकता है। तो क्या मैं नहीं भी देख रहा हूँ, यानी वो जो हिडन पोर्शन है, फिर भी कन्फर्म उत्तर बता रहा हूँ कि आप जो हिडन पोर्शन हैं आपके पास लिखा हुआ जो डिजिट होगा वो 5 होगा। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे पास फ्रंट पर 1 है, क्या इसका बैक पोर्शन पर हमारे पास 6 होगा तो होगा। क्या आप बता सकते हैं ये 3 है, क्या इसकी जो हमारे पास जो हिडन पोर्शन है उस पर लिखा हुआ डिजिट 4 होगी। इसीलिए होगी क्योंकि ये सिस्टम क्या है, स्टैंडर्ड है। तो हमको लगता है कि आप इस एग्जाम्पल को समझे होंगे तो सारे सवाल का जवाब आपके पास होगा। क्या आप बता सकते हैं ये बॉटम का सवाल मांगा, तो बॉटम का सवाल का आंसर क्या है, 5 है। क्या आपने इस फिगर में राइट का पोजीशन, राइट का अपोजिट मांगा है, तो राइट का अपोजिट 3 का अपोजिट होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। क्या आपसे अपोजिट किसका पूछा गया, फ्रंट का। फ्रंट पर कितना लिखा हुआ 1, तो हम कह सकते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। क्या दिक्कत है, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। यही हमारे पास फासला है। एक सिंगल डैश को आंसर देने से पहले सबसे पहले आपकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हमारे पास कुछ और उदाहरण हम लेते हैं, उसको हम कैसे डील करते हैं जो ज़रा सा देखिए। आप बताएंगे हमारे पास एक डाइस 2 4 6, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या हम बता सकते हैं 4 का अपोजिट क्या होगा। क्या हम बता सकते हैं 6 का अपोजिट क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं 2 का अपोजिट क्या है। क्या जो मैं प्रश्न बनाया है वो आपके पास सामने लिखा हुआ सरफेस का डिजिट है, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 1 का अपोजिट क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं 1 तो मेरे पास है भी नहीं, लेकिन चूंकि इस डाइस को पहचान करनी है, ये डाइस देखने से ही पता चल रहा है कि यह डाइस मेरा स्टैंडर्ड डाइस है। और एक स्टैंडर्ड डाइस से आप किसी भी प्रकार का सवाल करेंगे कहीं परेशानी नहीं है। क्या आप देखें 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। क्या 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। और 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। और यदि 1 का अपोजिट पूछा जाता बिना फिगर देखे मैं बता सकता हूँ कि इसका अपोजिट क्या है, 6 है। मुझे अंदाज है कि डैश यदि आपका सिंगल हो, किसी से डरने की कोई सवाल नहीं है और ये आप देखते के साथ उसका अपोजिट बता सकते हैं। अपोजिट का मतलब ही होता है हिडन पार्ट, और यदि हिडन पार्ट के अपोजिट पार्ट पूछा जाए तो आप उसकी पोजीशन के आधार पर आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब हमारे पास एक अगली सवाल रहेगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है आपके पास, एक डाइस मेरे पास ऐसा है 2 5 1। आप बताएंगे ये डाइस कैसी है। क्या ये डाइस देखने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि ये डाइस स्टैंडर्ड नहीं है बल्कि क्या है, जनरल है। क्यों? क्योंकि 2 एडजेसेंट को जोड़ने के बाद ये कितना आ गया, 7। इट मीन्स यह क्या है, जनरल। और जनरल और स्टैंडर्ड डाइस में अब यहाँ आपकी फासला हो जाएगी। दोनों में कितनी बड़ी की फासला होती है। यदि आपकी डाइस जनरल हो तो जनरल कंडीशन एडजेसेंट से होता है, नोट अपोजिट। तो अब आप बताएं, इससे आपसे सवाल पूछेगा कि 1 का अपोजिट हमारे पास क्या है, अपोजिट टू 1। अब बताएंगे हम अपोजिट टू 1 करेंगे तो 1 का अपोजिट क्या हो सकता है। क्या आप लिख सकते हैं अपोजिट टू 2। आप 2 का अपोजिट बताइए। हो सकता है आपके पास पूछा जाए क्वेश्चन अपोजिट टू 5, शायद आप बता सकते हैं। अगली क्वेश्चन आप दे सकते हैं अपोजिट टू 3। हम उस क्वेश्चन पर भी जवाब मांग रहे हैं जो आपके सामने नज़र नहीं आ रहा है।
अब इसकी सवाल का जवाब देना ही हमारे लिए एक डाइस का एक बहुत बड़ी महत्व बातें होती है। इसीलिए मैंने बताया था कि डाइस का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तब चले यहाँ पर हमारे पास, यदि डाइस हमारे पास जनरल डाइस हो तो इसका एक शर्त होता है, यदि किसी सरफेस का अपोजिट पूछा जाए तो हिडन पोर्शन हमारे पास कन्फर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशनल इसमें नहीं है, मैं एडजेसेंट को जोड़कर देखा है, अपोजिट को जोड़कर नहीं देखा है। इसलिए यहाँ ध्यान देंगे कि यदि आपका दिखाई देने वाली पोर्शनों से आपकी सवाल दिया जाए और अंदर अर्थात हिडन का सवाल आपसे पूछा जाए तब कभी भी उत्तर कन्फर्म नहीं होती है, यह प्रोबेबिलिटी में चली जाती है। यानी कन्फर्म उत्तर आप किसी कीमत पर नहीं दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से फॉलो करें, यदि मैं पूछूं कि एक का अपोजिट क्या है तो शायद एक का अपोजिट वही होगा जो हिडन पर होगा। यहाँ और एक बात ध्यान देना है, क्या आप बता सकते हैं कि 1, 2, 5 ये तीनों का तीनों एक दूसरे का एडजेसेंट है या नहीं? यस है। ये तीनों का तीनों 1, 2 और 5 यह एक तीनों का तीनों एडजेसेंट है। और जो दिखाई देने वाली एडजेसेंट जो होता है वह कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। मेरे बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ बातें मैं बोलकर ही समझा देता हूँ, थोड़ा उस पर गौर करेंगे मेरे बातों को। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी लैंग्वेज को फॉलो करना चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत आसानी तरकीब से मैं बोलता हूँ, इसलिए पूरी तरह से समझ में आता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारी प्रश्नों का जवाब मेरी मौखिक ही होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे। मैंने बताया कि आपकी सरफेस पर 1, 2 और 5 लिखा हुआ है। ये तीनों का तीनों एक दूसरे का एडजेसेंट है, और जो दिखाई दे रहा है जिसे हम देख रहे हैं, तो सरफेस तो 3 है, 3 डिजिट देख रहे हैं, ये तीनों डिजिट कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो बताएं इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट वही होगा जो हमारा हिडन है। तो आप बता सकते हैं कि हिडन में कौन हो सकता है? तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो हमारे पास 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि इसकी पार्टों में से किसी एक डिजिट का अपोजिट मांगे तो उसका अपोजिट इसके घर से आपको मिलेगा। लेकिन यह घर कितने डिजिट है? 3, इसलिए किसी भी एक का अपोजिट होगा तो तीनों का तीनों आइदर में होगा, अर्थात अथवा कर होगा, कन्फर्म उत्तर नहीं होगी। तो आप बताएंगे अपोजिट टू कितना मैंने मांगा? 3, और इस 3 का अपोजिट का उत्तर होगा 3 नहीं तो 4 नहीं तो 6, और यही आपका क्या है? आंसर है। यह मेरी जनरल डाइस में खासियत है। यदि मैं 2 का अपोजिट मांगूं तो 2 इसमें है तो इसका अपोजिट इसका होगा, या तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। यही आपका क्या है? आंसर है। यदि 5 का अपोजिट आपसे पूछ रहा हो तो 5 कन्फर्म है कि आपका यहाँ है, तो कन्फर्म है, 1 का 2 तो होगा ही नहीं, तब 5 इस घर में, इसीलिए अपोजिट इसका जब भी होगा तो कितना होगा? 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। यही आपका आंसर होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने यहाँ भी अपोजिट कर दिया है कि आप 3 का अपोजिट बताएं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी सरफेस पर 3 नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये 3 है कहाँ से? तो आपका इसका हिडन पोर्शन से है। तो हिडन पोर्शन में 3 सरफेस है, और 3 सरफेस में किस प्लेस पर है ये मेरे को भी मालूम नहीं है। तो जब 3 का अपोजिट पूछा जाए तो 3 का अपोजिट वही हो सकता है जो सीन मुझे दिखाई दे रहा है। तो दिखाई देने वाली पोर्शन पर कितना है? 3, अर्थात हम कह सकते हैं कि हिडन का कोई भी डिजिट का अपोजिट पूछा जाए तो इसकी कन्फर्म उत्तर नहीं होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी में होगी, और प्रोबेबिलिटी में वही होगा जो हमारे पास ऊपर की पोर्शन पर लिखा हुआ है। अर्थात इसका जो हमारे पास होगा उत्तर 1 अथवा 2 अथवा 5 होगा। क्या आपने देखा, एक जनरल डाइस का कभी भी अपोजिट पूछेगा तो कभी भी इसका कन्फर्म उत्तर नहीं होता है। तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट था। लेकिन इससे जो हमारे पास आती है जनरल डाइस से जो आपकी सवाल जो हमारी पूछी जाती है वह डिपेंड ऑन ऑप्शन। इस पर बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछी जाती है।
बहुत मज़ेदार। अब बच्चा इसी जनरल डाइस में हमारे पास आकर के कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। जैसे हम आपके पास एक दो उदाहरण देते हैं और देखें यह उदाहरण जनरल डाइस में किस प्रकार से देने के बाद आपके पास एहसास होगा कि हाँ, हकीकत में जनरल डाइस से सवाल बहुत कष्टदायक होता है। उसके निवारण करेंगे। जैसे एक सवाल हम आपका इसी पर देंगे। इसी पर आपसे पूछा जाए अपोजिट टू माने अपोजिट टू। अब आपका सवाल है, अभी मैंने बताया था इसका कंफर्म उत्तर नहीं है, लेकिन डिपेंड ऑन ऑप्शन, आपका ऑप्शन कैसा है उसके आधार पर भी उत्तर मिलता है। जैसे देखें इसका ऑप्शन देते हैं A, B, C और D। अब आप बताएंगे 1 होंगे, 5 होंगे, 1 और 5 दोनों होंगे। अब देखेंगे 3 होंगे। अब देखिए अभी हम इसका उत्तर अथवा में दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन को गौर करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि 2 का अपोजिट 1 हो सकता है? कभी नहीं। मैंने अभी बताया है कि आपके पास ये तीनों में से कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, लेकिन आपसे अपोजिट किसका मांगा गया है? 2 का। और यदि 2 का अपोजिट मांगा गया है तो 1 का भी अपोजिट नहीं होगा, साथ साथ 5 भी अपोजिट नहीं होगा। थर्ड में बताया है कि 1 या 5 दोनों में से कोई होगा, 1 कदापि नहीं होगा। अब बताएं, मेरे पास ऑप्शन सिंगल बच गया, वो कौन है? डी। अब डी में आपके पास क्या है? 3। अब 3 वो है जो हमारे पास हिडन पोर्शन है। अब मैं आपसे सलाह मांगता हूँ कि इसकी आंसर अब दिया जाए तो क्या दिया जा सकता है। इस ऑप्शन के आधार पर मेरी लाचारी है, मैं विवश हूँ, उत्तर तो वही होगा जो हिडन होगा, और हिडन में भी हमारे पास सिंगल बताया जा रहा है, इसलिए इस ऑप्शन के आधार पर आंसर मेरा क्या होगा? 3 होगा। क्या आपने देखा? इसकी जवाब हमारे ऑप्शन के आधार पर होती है। ऑप्शन में क्या है? एक सवाल और हम देंगे। चलिए हमारे पास एक सवाल इसी से देते हैं। आप बताएंगे 2 का अपोजिट 1 होगा, 3 होगा। बी में लेते हैं 6 होगा, सी में लेते हैं 4 होगा, और डी में लिखते हैं 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 4 होगा। अब बताएं, यह मेरी ऑप्शन है। इस ऑप्शन के आधार पर हम लोग जवाब देंगे क्या हो सकता है। आप बताएंगे 2 का कभी भी अपोजिट 3 हो सकता है? तो हो सकता है क्योंकि हिडन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ध्यान देंगे, यदि हिडन की पोर्शन में कोई ऑप्शन दिया जाए और सिंगल ऑप्शन रहे, यह बताना चाहता है कि हम कन्फर्म उत्तर हैं, लेकिन कभी भी कन्फर्म उत्तर नहीं होगा। इसके कारण यह उत्तर नहीं होगी। क्या हमारे पास 6 हिडन है? यह भी उत्तर नहीं होगा। 4 भी है, ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन लास्ट है हिडन पोर्शन में 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हमारे पास सटीक उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि एक डाइस में सिंगल डाइस हो तो मैक्सिमम इसे कितने तरह के सवाल पूछी जा सकती है। तो डाइस की आज 4 केसों में से मैंने एक केस को कम्प्लीटली आपको समझाने का प्रयास किया है। अगली क्लास में आपको अगली टॉपिक जो हमारे पास होगी उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।